नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मिश 24/7 किचन संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रेम प्रसंग के चलते महाराष्ट्र के होमगार्ड जवान की हुई नृशंस हत्या। अज्ञात लोगों ने 4 पहिया वाहन से मध्य प्रदेश के तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में फेंका था शव। 4 पहिया वाहन भी हुआ बरामद। जिले भर में अधिकांश किसानों के खाते में नहीं आ रही किसान सम्मान निधि की राशि। अलग अलग जनपद पंचायतों के किसान जनपद पंचायत कार्यालय के लगा रहे चक्कर। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पितृपक्ष के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी करने की कही बात। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर नए तरीके से जिले में साइबर फ्रॉड कर रहा है ठग गिरोह। वॉइस क्लोन कर फोन में रिश्तेदार बनकर ठगी की घटनाओं को दे रहे अंजाम। कोतवाली थाने में सामने आया मामला। और मुन्ना स्टेडियम में संभाग स्तरीय अंतर जिला पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता हुई संपन्न। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की टीम का किया गया चयन। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में होगी शामिल। जिले में साइबर ठगी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है एवं साइबर ठगों के द्वारा जब नए तरीके से आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का कार्य किया जा रहा है। पहले साइबर ठगों के द्वारा यूपीआई पिन के माध्यम से उनकी गाड़ी कमाई को खाते से निकाल लिया करते थे। कभी सोशल मीडिया पर लोग लुभावन विज्ञापन व नौकरी के नाम पर साइबर ठगी की जाती थी, किंतु जिले में अब ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि साइबर ठगों के द्वारा किसी भी आम इंसान की आवाज का क्लोन बनाकर या फिर आवाज को हूबहू कॉपी कर परिचित बनकर विश्वास में लेकर आम जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे। जिले में लगभग अभी तक 2 से 3 मामले आवाज के क्लोन बनाकर परिचित बनकर धोखाधड़ी करने के साइबर थाने में दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों महज साइबर ठगों के द्वारा यूपीआई के माध्यम से आम जनता की कमाई चुराई जाती थी। तो कभी वह विज्ञापनों के नाम पर पैसे ले लिए जाते थे, तो कभी नौकरी दिलाने या फिर लिंक के माध्यम से आम जनता के अकाउंट को खाली कर दिया जाता था। किंतु अब जिले में 2 ऐसे ताजा मामले सामने आए हैं जिसमें साइबर ठगों के द्वारा उनके परिचित बनकर व उनकी आवाज को कॉपी कर या यूं कहे कि आवाज का क्लोन बनाकर पैसे हथियाए जा रहे हैं। ताजा मामला जिले का ही है जिसमें साइबर ठगों के द्वारा आवेदक के परिचित बनकर सबसे पहले उन्हें फोन किया और फिर फोन के माध्यम से पहले बातों ही बातों में उनका विश्वास जीत लिया गया, जिससे आवेदक को लगा कि वह जिससे बात कर रहा है वह उनका परिचित ही है और वह उन्हें आवाज के माध्यम से पहचानते भी है। उसके बाद उन्होंने अपनी परेशानी बताकर उन्हें 50,000 रुपये की राशि मांगी, जिसमें उन्होंने आवाज परिचित होने की वजह से उन्हें राशि दे दी। वह उसके बाद जब उन्हें पता चला कि जिन परिचित को उन्होंने पैसे दिए हैं उस परिचित के द्वारा तो उनसे पैसे ही नहीं लिए गए और ना ही उन्हें फोन किया गया। उसके बाद आवेदक के द्वारा साइबर थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दूसरा मामला भी जिले का ही है जहां पर साइबर ठगों के द्वारा सबसे पहले आवेदक को फोन कर बातों ही बातों में अपनी परेशानी बताई गई, जिसमें उन्होंने उनके परिचित की आवाज का क्लोन बनाकर उनसे भरोसा दिलाया गया और वह उनके परिचित है। वह बाद में अपनी परेशानी बताते हुए आवेदक से 10,000 रुपये की मांग की और कहा कि वह जल्द ही उन्हें वापस कर देंगे। किंतु जब उनके द्वारा बाद में फोन लगाया गया कि उन्होंने पैसे दे दिए, तब पता चला कि उन्होंने जिसे पैसे दिए हैं वह उनके परिचित ही नहीं और ना ही उनसे उन्होंने कोई बातचीत की। तब आवेदक को पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है, जिस पर उन्होंने उक्त मामले से शिकायत कोतवाली थाने से साइबर सेल में की। वहीं तीसरा मामला शहर का ही है जहां पर साइबर ठगों के द्वारा आवेदक से पहले तो लिंक के माध्यम से बोनस की राशि को लेकर फोन किया गया। उसके बाद जब पैसे ट्रांसफर की बात आई तो इसके नाम से LIC का जो खाता चल रहा था उसके नाम पर राशि न डालकर उनके परिजनों से बात की गई और कहा गया कि जिसके नाम पर LIC का खाता है उनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। वह सभी से उनके अकाउंट की जानकारी मांगी गई। वह परिवार में जो शासकीय नौकरी में काम कर रही है स्टाफ नर्स का अकाउंट नंबर मांग कर उनके खाते में 1.5 लाख रुपए डालने की बात कही गई, जिनके द्वारा अपना खाता नंबर दे दिया गया था। उनके अकाउंट पर सबसे पहले 1 से 2 रुपये डालने की प्रक्रिया के नाम पर मोबाइल पर लिंक भेजा गया और जैसे ही लिंक दिया गया उसके बाद साइबर ठगों के द्वारा उनके अकाउंट से
99,000 रुपए की राशि आहरित कर ली गई। जैसे ही 99,000 रुपए कटे वैसे ही उन्होंने साइबर ठगों को कॉल किया, तो उसके बाद साइबर ठगों को द्वारा फोन ही नहीं उठाया गया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें न कोई बोनस की राशि दी गई बल्कि उनके खाते से पैसे काट लिए गए, जिस पर उन्होंने भी साइबर सेल थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। गोंदिया रोड कन्नड़ गांव के पास मोटरसाइकिल ने एक वृद्धा को ठोस मारकर वह अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल की ठोकर से वृद्धा घायल हो गई। घायल वृद्धा को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह वृद्धा कमलाबाई पति पुरुषोत्तम मेश्राम उम्र करीब 60 वर्ष ग्राम पिपरिया नेत्रा थाना वारासुनी निवासी बताई गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार मुकेश पिता पैकराम बागड़े 30 वर्ष शांतिनगर किन्नापुर निवासी जिसे मामूली चोटें आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश बागड़े मिस्त्री का काम करता है। 2 दिन पहले ही मुकेश बागड़े मोटरसाइकिल में अपनी बहन के गांव सावंगी वारासुनी गया था। 11 अक्टूबर की शाम को मुकेश बागड़े मोटरसाइकिल से अपनी बहन के गांव सावंगी से अपने घर शांतिनगर किन्नापुर जाने निकला था। शाम 6:30 बजे करीब बालाघाट से राजीगांव की ओर आते समय ग्राम कन्नड़ गांव के पास कमलाबाई मेश्राम रोड पार हो रही थी। तभी मुकेश बागड़े की मोटरसाइकिल इस वृद्धा से टकरा गई और मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिससे मुकेश बागड़े भी मोटरसाइकिल सहित गिरने से गंभीर रूप से चोटिल हो गया। घायल कमलाबाई मेश्राम को और मुकेश बागड़े को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां घायल कमलाबाई मेश्राम को भर्ती किया गया है, जिसे पूछताछ में अपना नाम कमलाबाई पति पुरुषोत्तम मेश्राम बताया, जो ग्राम पिपरिया नेत्रा निवासी होना बताया। यह वृद्धा कमलाबाई गोंदिया रोड कन्नड़ गांव के तरफ कैसे और किससे मिलने आई थी, यह स्पष्ट अभी नहीं हो पाया। चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रशासनीय अमला आचार संहिता का पालन कराने की कार्रवाई में जुट जाता है। आचार संहिता लगते ही प्रशासन के द्वारा 2 दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की गई तथा इसके साथ ही जिन वाहनों में सर्च लाइट, हुटर या नेम प्लेट वगैरह पाए जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस के द्वारा बुधवार की दोपहर में अंबेडकर चौक के समीप चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान महाराष्ट्र की बसों पर भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने के मामले को लेकर चालान काटे गए। आपको बताया कि चुनाव आचार संहिता का पालन कराने यातायात पुलिस के अलावा पुलिस प्रशासन भी इस प्रकार की कार्रवाई में जुटा हुआ है। महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल के सामने यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने यातायात पुलिस के अमले के साथ पहुंचकर चौपहिया वाहनों के साथ ही मोटरसाइकिल में सवार लोगों पर भी कार्रवाई की। इनके द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, अभी वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ युवक ऐसे भी पकड़ में आए जो मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल से बात कर रहे थे, उनके भी चालान काटे गए। पूरे बालाघाट जिले में लगाई गई है। समय निर्धारित किया गया 10 से 12। उसी के तारतम्य में आज थाना यातायात के द्वारा अम्बेडकर चौक के पास चेकिंग लगाई गई है और जो आचार संहिता में जैसे हुटर, किसी वाहन में हुटर लगा हुआ है, सर्च लाइट लगी हुई है, विज्ञापन का प्रचार प्रसार है, किसी लैंप लगी हुई है, ब्लैक लैंप लगी हुई है, तो ऐसी गाड़ियों पर जगह की कार्रवाई की जा रही है। इसी की कार्रवाई में आज एक गाड़ी में हुटर लगा हुआ है, मौके पर निकाला गया और पर चलाने की कार्रवाई की गई। साथ ही बस थी जो महाराष्ट्र से थी, उसमें भी विज्ञापन लगा हुआ है, जैसे रूप से विज्ञापन लगा हुआ था, तो उसमें भी कार्रवाई की गई है। साथ ही बैयर पुलिस ने न्यायालय में पेशी पर आए एक फर्जी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार फर्जी आरोपी अभिषेक पिता गोपाल सोनेकर 30 वर्ष टाउनशिप मलाजखंड निवासी है, जो अपने दोस्त जितेंद्र बारमाटे के नाम पर उसकी पेशी में न्यायालय में उपस्थित हुआ था। अभिषेक सोनेकर ने अपने दोस्त जितेंद्र बारमाटे के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक न्यायालय में धोखा देने की नीयत से यह कृत्य किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैयर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग खरे की अदालत में प्रकरण 841/16 शासन विरुद्ध संतोष बिशन अन्य 4 का प्रकरण विचाराधीन है। 11 अक्टूबर को विद्वान अदालत में इस मामले में पेशी थी। इस पेशी में जितेंद्र बारमाटे को न्यायालय में उपस्थित होना था, किंतु उनके स्थान पर एक व्यक्ति स्वयं को आरोपी जितेंद्र बारमाटे बताते हुए न्यायालय में उपस्थित हुआ था और यह व्यक्ति न्यायालय के कटघरे में न्यायालय के पीछे छुपने का प्रयास कर रहा था। इस व्यक्ति पर शंका होने पर न्यायालय के द्वारा उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इस व्यक्ति ने बताया कि उसके भाई जितेंद्र बारमाटे ने बोला था कि आज न्यायालय में उसकी पेशी है, जाकर न्यायालय में देख लो। इस प्रकरण के आरोपी ने अपना नाम देवेंद्र बारमाटे और जितेंद्र बारमाटे को भाई होना बताया। प्रकरण में उसके भाई जितेंद्र बारमाटे ने स्वयं उपस्थित न होकर उसे उपस्थित होने के लिए भेजा गया था। इस प्रकार उपस्थिति इस व्यक्ति के द्वारा न्यायिक कार्रवाई में स्वयं को अन्य व्यक्ति अभियुक्त जितेंद्र बारमाटे के रूप में प्रस्तुत किया था। न्यायालय परिसर में जब देवेंद्र बारमाटे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना सही नाम अभिषेक पिता गोपाल सोनेकर 30 वर्ष टाउनशिप मलाजखंड निवासी बताया
और यह भी बताया कि जितेंद्र बारमाटे उसका मित्र है, उसके कहने पर वह उसके स्थान पर पेशी में आया था। इस प्रकार अभिषेक सोनेकर ने अपने साथी जितेंद्र बारमाटे के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत न्यायालय को धोखा देने के लिए यह कृत्य किया था। इसके विरुद्ध धारा 419, 420, 205, 120 के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में अभिषेक सोनेकर को गिरफ्तार कर लिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। यहां भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देने का सिलसिला शुरू कर दिया, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी श्राद्ध पक्ष के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की सोच रही है। इसी चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर परसवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी का गोंगपा सहित अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन होने की जानकारी साझा करते हुए 5-6 दिनों के भीतर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने की बात कहते हुए उनके परसवाड़ा विधानसभा से समाजवादी पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ने की जानकारी साझा की, जिन्होंने बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया, बल्कि उन्होंने एक बार फिर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी शब्दों के कई बाण चलाते हुए कलेक्टर एसपी को चुनाव से पृथक किए जाने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से अपने विचार भी रखे। दोनों अधिकारी पे इतने इल्जाम है, इतने उन पे आरोप है, उसके बाद भी इन क्यों रखे हुए इनको आपने? डबल मनी में भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने, कलेक्टर और एसपी उसमें शामिल, डबल मनी में, फर्जी इनकाउंटर में शामिल है दोनों। नक्सलाइट के नाम पे जो आदिवासी फर्जी इनकाउंटर उसमें शामिल है, उसमें आरोप है, तो उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे? इनको हटाओ तब तक के। अरे कम से कम चुनाव तक तो इनको हटा लेना से, चुनाव तो हटा लो कम से कम, क्योंकि इनके रहते चुनाव नहीं हो सकता मुक्का। वो तो डंपरों को लेके थाने में लाल पकड़ा के, लालपड़ा थाने में जाके सिविल कोर्ट में ले गए, थोड़ा बहुत फाइन वाइन कर दिए, छोड़ दिए वहां से उसको। आचार संहिता लगी हुई है, क्या कर रहा है कलेक्टर, क्या कर रहा है एसपी? राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बोलता है, कार्यकर्ता बोल रहा है, इल्जाम रेत की चोरी कर रहा है। खैरी का डंप यहाँ पे, खैरी का डंप की तारीख भी खत्म हो चुकी है, 30 सितंबर तक के डंप की वैलिडिटी थी, और कोई वीडियो के ऊपर उन्होंने और 8-10 दिन का उसको और टाइम बढ़ा दिया। वीडियो पे सिर्फ, मौके पे रेत नहीं थी वहाँ, आज भी नहीं है रेत मौके पे। और वो डंप भी जो खैरी का जो डंप है, ये भटेरा खैरी का डंप जो है रेत का भंडारण जो है वो, लेकिन चुनाव हम लड़ेंगे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, और कोई ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव में जीतेंगे भी, जनता का पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा हमको। किस पार्टी से? क्योंकि लगातार हमने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, आज तक भी हमारा संघर्ष जारी है। चुनाव लड़ेंगे हम समाजवादी पार्टी से। बीच में गोंगपा से भी आपकी बात सामने आई, गोंगपा से भी लड़ने की बात, गोंगपा का समर्थन और सहयोग होगा, अभी उनकी बात चल रही है, समाजवादी पार्टी में भी बात चल रही है, गोंगपा और सब लोग मिल करके चुनाव लड़ने की। तो अब तक फाइनल घोषणा हो जाएगी, आधिकारिक पुष्टि यानी उसको कब तक हो जाएगी? पुष्टि हम समझते हैं कि बताए ये 4 दिन के अंदर हो जाएगी। कथित तौर पर प्रेम प्रसंग और नाजायज संबंधों के संदेह के आधार पर महाराष्ट्र के उपराजधानी नागपुर के कनान पुलिस स्टेशन में पदस्थ होमगार्ड की मंगलवार को हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को 125 किलोमीटर दूर तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम हथौड़ा और कपूर बिहारी के बीच जंगल रास्ते में लाकर फेंक दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम तिरोड़ी पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर जंगल के रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति का शव खून से लथपथ हालत में बरामद किया था। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से एक नहीं बल्कि कई बार हमले के निशान भी पाए गए। ऐसा लग रहा था कि बड़ी ही बेरहमी पूर्वक इसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। तिरोड़ी पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद शिनाख्ती शुरू की। देर रात मृतक की पहचान आशीष पिता दिलीप पाटिल होमगार्ड के रूप में हुई, जो कनान थाने में पदस्थ था। तिरोड़ी पुलिस ने इस पूरे मामले में रानी मोहगांव के पास से लावारिस अवस्था में एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किया है।
जिसे पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम एक 4 पहिया वाहन में सवार कुछ लोग शव को जंगल में फेंक कर जा रहे थे, जिन्हें एक महिला ने देख लिया था और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बुधवार को मृतक के भाई अमित गजभिये, आशीष नागदेवे आशीष नागदेवी और विपिन लाल पर हत्या का संदेह जताया और उन्होंने कहा कि चर्चा थी कि इनमें से ही किसी एक व्यक्ति की पत्नी के साथ उनके भाई के नाजायज संबंध थे। यही कारण है कि मृतक के भाई ने हत्या का संदेह जाहिर किया है। फिलहाल तिरोड़ी पुलिस ने 0 में मामला दर्ज कर केस डायरी करान पुलिस को सौंप दिया है। अब करान पुलिस मामले की जांच कर रही है। अच्छा अक्षय जी, जो मृतक हैं ये कौन लगते थे और क्या आपके भाई हैं? मतलब कहाँ पदस्थ थे? मतलब ये घर से आ रहे हैं, मतलब खाना खा के निकले, तो उन्होंने बुलाया उन्हें शायद से कुणाल नाइक में और 2 जन थे उनके साथ, सुमित बच्ची और उसको आगे ले आशीष नागदेव उनके साथ मतलब वापस बुलाए उन्होंने, तो वहाँ पे फिर उन्होंने गाड़ी पर डाल दी। मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हत्या हुई है आपके भाई की? क्या वजह लग रही है हत्या की? काम से ही शायद से कुछ हुआ है और टीवी के साथ ऐसे सुनने में आया कि मतलब टीवी के साथ भी मतलब ताल्लुकात होते हैं, ऐसे सुनने में आया। किसकी बीवी के साथ ताल्लुकात थे? कुणाल की बीवी के साथ ऐसे मतलब अवैध संबंध के चलते ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो आपके जो भाई हैं क्या कहाँ पदस्थ थे ये? घरेलू विवाद के चलते एक नवविवाहिता ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल बालाघाट में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका नवविवाहिता ममता पति सत्येंद्र साहू 28 वर्ष, ग्राम मोहबर्रा, थाना उगली, जिला सिवनी निवासी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ममता का मायका ग्राम नरसिंगा, थाना लामता का है, जिसका विवाह 5 वर्ष पहले सत्येंद्र साहू, ग्राम मोहबर्रा, थाना उगली, जिला सिवनी निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। शादी के बाद से ही ममता अपने ससुराल में रहने लगी थी, जिसके ससुराल में उसके पति के अलावा सास ससुर और 2 देवर भी है। बताया गया कि ममता घरेलू काम के अलावा खेती किसानी का भी काम करती थी। यह भी बताया गया कि ममता और उसके ससुराल वालों के बीच घरेलू विवाद चलते रहता था। यह भी बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते ममता ने 6 माह पहले अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध उगली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की थी और वहां अपने मायके नरसिंगा आ गई थी, किंतु कुछ दिनों से ममता को उसके पिता ने उसके ससुराल भिजवा दिया था। 10 अक्टूबर की रात्रि जब परिवार के लोग खाना खाकर सो गए थे, रात में 12:30 बजे करीब ममता की अचानक तबीयत खराब हो गई। पति के द्वारा पूछने पर खेत में डालने वाली कीटनाशक दवाई का सेवन करना बताया। ममता को उसके ससुराल वालों ने तुरंत ही केवलारी के शासकीय अस्पताल ले जाकर भर्ती किया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद ममता को नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, किंतु ममता को उसके ससुराल वालों ने जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया। 11 अक्टूबर को 4:30 बजे जिला अस्पताल में उपचार के दौरान ममता की मौत हो गई। इस दौरान ममता के मायके पक्ष और ससुराल के पक्ष भी लोग जिला अस्पताल में उपस्थित थे। अस्पताल पुलिस चौकी के स्टाफ ने तहरीर मिलने पर मौके पर कार्रवाई की। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और हादसों को रोकने के मकसद से चौक चौराहों पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल कई वर्षों के बाद भी शुरू नहीं हो पाए। इसके पीछे कई वजह है, लेकिन प्रमुख वजह जिम्मेदारों के द्वारा की जा रही इसकी अनदेखी और नगर पालिका की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति को बताया जा रहा है। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी के कार्यकाल में शहर के कालीपुतली चौक और हनुमान चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे। ये सिग्नल कुछ महीने तो रोशन हुए, लेकिन बार बार तकनीकी दिक्कतों के कारण ये वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। इसे लेकर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मरसिनिया ने प्रयास तो किए, लेकिन सभी प्रयास असफल साबित हुए। इतना ही नहीं, 1 वर्ष पहले नगर पालिका की नई कार्यकारिणी ने भी शहर के ट्रैफिक सिग्नलों को दोबारा चालू करने के काम को प्राथमिकता में रखकर इसे जल्द ही दुरुस्त करने के लिए तथा शहर के अवंतीबाई चौक में नए ट्रैफिक सिग्नल लगाने की भी बात कही थी, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदारों ने पहले इसकी सूद ली। न साल भर बीत जाने के बाद भी नई कार्यकारिणी के जिम्मेदारों ने इसको लेकर कोई सकारात्मक कदम उठाया। इसके चलते यह ट्रैफिक सिग्नल बंद हाल में पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार नगर पालिका के द्वारा नगर के 2 स्थानों पर करीब 10 लाख रुपए की लागत से ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे, लेकिन इतने सालों में ये सिग्नल्स कई बार बंद और चालू हुए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये सिग्नल स्थायी रूप से बंद है। बताया गया है कि इन्हें सुधारने में इसे लगाने की लागत से ज्यादा राशि खर्च होगी, यानी इन सिग्नलों को 10 लाख रुपए के बजट में लगाया गया था, लेकिन इसकी जर्जर हालत को सुधारने में 13 लाख रुपए से अधिक का खर्च आएगा।
आपको बताएं कि तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य ने नगर पालिका परिषद बालाघाट के अधिकारी से चर्चा कर ट्रैफिक सिग्नलों को शुरू कराने के निर्देश दिए थे। तब भोपाल के इंजीनियरों की टीम ने सिग्नलों को सर्वे कर इन्हें सुधारने में 13 लाख रुपए का एस्टीमेट बताया था। ऐसे में नगर पालिका ने बजट के अभाव में इतनी राशि खर्च करने में असमर्थता जताते हुए तत्कालीन यातायात थाना प्रभारी व पुलिस अधीक्षक से मेंटेनेंस कर आगे भी सिग्नलों की जिम्मेदारी संभालने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन दोनों ही सूरतों में बात नहीं बनी। जहां अलग से सिग्नल्स मेंटेनेंस का बजट न होने के चलते उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और तब से लेकर अब तक यहां बंद पड़े हुए हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट की नई कार्यकारिणी ने भी ट्रैफिक सिग्नलों को सुधारने के लिए प्रयास करने की बात भी कही थी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनके वादे खोखले साबित हो रहे हैं। न कालीपुतली चौक और न ही हनुमान चौक के सिग्नल सुधारे गए और न ही अवंतीबाई चौक पर नए सिग्नल लगाए गए। सिग्नल जो लगे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, कभी शुरू देखे क्या इनका? नहीं सर, वो शुरू ही नहीं होते बोले तो। आज तक नहीं देखे आपने? कितने सालों से आ रहे कॉलेज? बोले 2 साल हो गए। आज तक नहीं देखे आपने शुरू? क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कहाँ कहाँ लगे ऐसा पता है आपको? जी, ये कालीपुतली चौक में लगा है और उधर हनुमान चौक में भी लगा है। बंद है दोनों जगह? दोनों बंद है। क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से? मतलब वो चालू होना चाहिए, ट्रैफिक के रूल चालू होना चाहिए बोले तो। 1 साल हो गए जहाँ आपने ये सिग्नल को शुरू होते नहीं देखे। सिग्नल भी शुरू में लगेंगे, उसके बाद चालू भी थे तो लोग जो है नहीं कर देते ना इसका। शहर में 2 प्रमुख स्थानों पे सिग्नल लगे हैं। हाँ, दोनों जगह क्या बंद है? दोनों जगह बंद है। कितने सालों से? 3-4 साल से बंद है। ये तो 2-3 साल पहले से लगे हुए हैं, मगर अभी तक इनका कोई चालू है या नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिससे बहुत परेशानी हो रही है बच्चों को। कई बार तकलीफ़ होती है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसकी फ़ोटोज़ नहीं मिल पाती। तो सिग्नल कभी आपने शुरू देखे क्या शहर में? शुरू तो अभी तक नहीं देखा हूँ फिलहाल। जब इस मामले को लेकर हमने नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से कई बार दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर से निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। यहाँ आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जनपद पंचायत वाराणसी के द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों को संपत्ति विरूपण की कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है, जिसके तहत पंचायतों में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई 10 अक्टूबर से प्रारंभ कर दी गई। लगातार पंचायत कर्मियों के द्वारा ग्राम में घूम कर यह कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आदेश का पालन करते हुए ग्राम पंचायत सिकंदरा, थानेगांव, मुरझड़ व नगर मुख्यालय से सटी जनपद पंचायत लालबरा की ग्राम पंचायत नेवरगांव, वाराणसी, डोंगरिया, पाथरी में भी संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सार्वजनिक स्थान, शासकीय भवन, मुख्य मार्ग, स्ट्रीट लाइट, विद्युत पोल सहित अनेक स्थानों पर लगे राजनीतिक सामाजिक पोस्टर्स, बैनर्स हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा दीवारों पर लगे हुए स्लोगन, नारे को भी पेंट से पुताई करवाई जा रही है और वहीं शासकीय भवन, सड़क सहित अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास, भूमि पूजन के पत्तर भी खुले हुए नामों को टेप या कागज चिपकाकर छिपाया जा रहा है। ऐसे में जिन पंचायतों में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध निर्वाचन अधिकारी के द्वारा वैधानिक कार्रवाई भी किए जाने के निर्देश दिए गए। आचार संहिता जैसे आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, उसके बाद जो संपत्ति निरूपण का जो कार्य है, जितने भी होर्डिंग है, बोर्ड है या जनप्रतिनिधि के नाम लिखे हुए हैं, उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। कुछ बचे हुए हैं तो उनको हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। निर्देश ये थे ऊपर से कि जो भी राजनीतिक पोस्टर, बैनर, नाम, फोटो अगर लगे हैं पंचायत के क्षेत्र में तो उसको निकालना है और मतलब क्लियर रखना है कार्यक्रम। तो जैसे पूरी कार्रवाई कंप्लीट हो गई? हाँ, लगभग कंप्लीट हो गई। जैसे देखने में आ रहा है कि दीवालों पे जो अपने लाडली बहना के जो लिखे हुए थे, हाँ, वो स्लोगन हैं। अब आज ही कार्रवाई सुबह से चालू किए थे, कहीं रह गया होगा तो उसको भी हम लोग मिटा देंगे।